नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। दरअसल विदाई के वक्त मानसून ने करवट बदल ली है, जिससे पहाड़ से मैदान तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। वहीं बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिली है और जातिगत जनगणना जैसे ज्वलंत मुद्दे की भी बात होगी। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में अब पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। मौसम लगातार कलाबाजी करता नजर आ रहा है। विदाई के वक्त मानसून ने करवट बदल ली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं तो रिहायशी इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी से पहले पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रहा है। पश्चिमी हिमाचली राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन से कई राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 400 से अधिक सड़कों पर यातायात ठहर गया है। बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित हो गया है और केदारनाथ पैदल मार्ग बाधाएं खड़ी हो गई हैं। 2 दिन पहले हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और 2 जिलों में अचानक बाढ़ आने के खतरा मंडरा रहा है। जल भराव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। वहीं मैदानी राज्यों में नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर जल भरा हुआ है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि अभी कम से कम 3 दिन राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 18 राज्यों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की जो चेतावनी दी थी वो सटीक लग रही है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों, उड़ीसा और झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। आईएमडी ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में घनघोर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में भारी की चेतावनी दी गई थी। उत्तराखंड में हालात खराब। उत्तराखंड में 185 सड़कें कुमायूं क्षेत्र में हैं। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कारबेट पार्क में भी सफाई बंद कर दी गई है। ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे बंद होने से लोगों को दिक्कतें हुई। केदार घाटी में रुक रुक कर बारिश होने से केदारनाथ पैदल मार्ग से दूसरे दिन भी यात्रा शुरू नहीं हो सकी। घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। वहीं शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश के कारण हरियाणा में हथनी कुंड बैराज का जल स्तर बढ़ गया है। हथनी कुंड बैराज तकरीबन 22,493 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। अभी बैराज में इतना पानी आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अगर जल स्तर और बढ़ता है तो बैराज के गेट खोलने पड़ेंगे और ऐसी स्थिति में दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। राज्यों में भारी बारिश का खतरा बरकरार। जैसे कि हमने बताया कि मौसम विभाग ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों समेत कुल 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सर्वोत्तर छत्तीसगढ़ पर बने दबाव के उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है और उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के भारी से भारी बहुत भारी बारिश की सिलसिला बरकरार रह सकता है। उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश की उम्मीद है। पश्चिम मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में पानी ही पानी। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी के मिर्जापुर में लगातार बढ़ रहे गंगा के पानी के कारण बाढ़ की स्थिति है। गंगा का पानी इस समय चेतावनी बिंदु तक पहुंच चुका है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित सदर शहर तहसील के मल्लीपुर और नरसिंहपुर हैं। नरसिंहपुर में गंगा का पानी खेतों को डुबोते हुए घरों तक पहुँच गया है। यूपी में नदियां उफान पर।
फसलें तबाह। गंगा में सबसे ज्यादा पानी की बढ़ोतरी पिछले 24 घंटों में हुई है, जिसके कारण किसानों की पूरी फसल डूब गई है। हरिसिंहपुर में तो घरों तक पानी पहुंच गया है, वहीं लोगों के घर और झोपड़ियां डूब गई हैं। गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चंदौली में गंगा का जल स्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और गंगा नदी का पानी गाँव के पास तक पहुँच गया है। ऐसे में गंगा नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों में एक तरफ जहाँ बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है, वहीं गंगा के तटवर्ती इलाकों में खेती करने वाले किसानों का भी काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मथुरा में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के बाद मथुरा प्रशासन की टीम ने भारी बारिश के कारण हुए जलभराव और हानि के संबंध में छाता तहसील के कई गाँवों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने किसानों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना और उनके खेतों में हुए जलभराव का अवलोकन किया। कोई यहाँ आता नहीं, आज डीएम साहब आई हैं यहाँ मुआयना करने। हाँ। अच्छा, यहाँ से शहर या मुख्यालय जोड़ने के लिए कितने दूर तक नाव का सफर? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है नाव से, तब वहाँ ऊंचे सड़क पे। आज आपके यहाँ डीएम आए थे, क्या कुछ उन्होंने कुछ जुगाड़ से प्रभावित लोगों उनसे मिला? क्या हमारे यहाँ किट बटी, हमारे यहाँ सोलर पैनल बटा, हमारे यहाँ लोग आवास पाए हैं, हमारे यहाँ डीएम साहब हैं, प्रमुख जी आए हैं और लंच पैकेट भी बट रही है। यहाँ बाढ़ में बहुत परेशानी है। अच्छा। हाँ परेशानी है, यहाँ कोई नहीं, जो प्रधान लाई पाए तो वही जुहाल दिया और कुछ कोई देते नहीं है। अच्छा। आज तो आया है लटाए। कौन कौन आया था? डीएम आया है, सीएम आया है। अच्छा, यहाँ क्या इससे पहले कभी कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया हमारे प्रधान कलाम। घाघरा तट पे जो गांव है उनमें कुछ जगह बाढ़ की स्थिति बनी है और जैसा कि अभी हम लोगों ने एक नाव के माध्यम से पूरा सर्वे भी किया है। हम लोग बंधे का भी पेट्रोलिंग करते हुए आए हैं और जिस पॉइंट पर अभी मैं खड़ी हूँ, गढ़ी और जब्बार नगर, ये दोनों ही गांव जो हैं वो एक रोड कट जाने से उनकी स्थिति जो है मैरूनिंग की बन गई है। लेकिन निश्चित जो राहत सामग्री और अन्य जो व्यवस्थापन है उसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं और निरंतर संवाद किए हुए हैं। उधर बैराजों में छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के कारण यूपी के सीतापुर में हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। वहीं सरयू नदी में आए उफान के कारण 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। करीब 25,000 की आबादी प्रभावित है। आसपास के गांव का हाल यह है कि बाढ़ के पानी ने गांव को चारों ओर से घेर लिया है, जिससे गांव टापू वन में तब्दील हो चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। लंबे समय से चले आ रहे कयास पर आखिरकार अब मुहर लग गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट पेश किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने यह रिपोर्ट रखी गई है और इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। कहा जाता है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। यह रिपोर्ट देखिए। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए। विधानसभाओं के चुनाव होने से परंपरा टूटी। 1967 से 1969 में कई विधानसभाएं भंग हुई। 1970 में लोकसभा भी भंग हुई, जिससे फिर परंपरा टूटी। 2030 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया। एक देश एक चुनाव लागू होने से एक साथ इलेक्शन होंगे। मतदाता दोनों चुनाव के लिए एक दिन एक साथ वोट डालेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलना काफी अहम है। जैसा कि कहा गया है कि संसद में इसे शीतकालीन
सत्र में पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। फिलहाल राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन? अमेरिका में एक साथ होता है चुनाव। फ्रांस, स्वीडन, कनाडा जैसे कई देशों में होते हैं एक साथ चुनाव। अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख होते हैं चुनाव। अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। यह एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था, मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है। लोकसभा चुनाव से पहले आज तक से विशेष बातचीत में मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनाव का प्रबंधन करने वाले खर्चे में कटौती होगी। जेडीयू एलजेपी तैयार, टीडीपी का रुख साफ नहीं। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू और एलजेपी तो एक देश एक चुनाव के लिए राजी हैं, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। जेडीयू और एलजेपी ने एक देश एक चुनाव का यह कहते हुए समर्थन किया था कि इससे समय और पैसे की बचत हो सकेगी। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे: चुनाव का खर्च घटेगा। अलग अलग चुनाव कराने पर भारी राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी, विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी। अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। संसद में पास कराना होगा बिल। एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है।
पाँच। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। देश की राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी समय से छाया हुआ है। कांग्रेस, जदयू, राजद, एनसीपी, द्रमुक और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। जातिगत जनगणना के समर्थक इसे आपको बता दें, इसे समय समय पर उठाते रहे हैं और समय की जरूरत बताते हैं, जबकि केंद्र की इस मामले पर अलग राय है। लेकिन हाल ही के जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि मोदी सरकार कोई ना कोई ठोस निर्णय लेकर विपक्ष से ये जो मुद्दा है वो छीन सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। जाति जनगणना का मुद्दा विपक्ष ने सधे हुए तरीके से आगे बढ़ाया है। पिछले 2 वर्षों पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग शुरू की। भाजपा और आरएसएस ने अप्रत्यक्ष रूप से जाति जनगणना का विरोध किया। हाल ही में आरएसएस ने कहने को तो जाति जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन उसने समाज को जातियों में बंटने और नफरत बढ़ने की आशंका जताई थी। उसने कई किंतु परंतु लगाते हुए कहा था कि जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं किया जाए। राहुल गांधी ने जब 2 साल पहले इस मांग को सार्वजनिक मंचों से उठाना शुरू किया तो बिहार में तत्कालीन महागठबंधन आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति सर्वे करा डाला था और उस आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी। उसके बाद नीतीश ने पलटी मारी और भाजपा के साथ गठबंधन कर नए सिरे से सरकार बनाई। राहुल के बाद राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने रखी। दरअसल 2024 में 240 सीटें जीतने वाली भाजपा बहुमत के लिए टीडीपी, जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी सहित अपने सहयोगियों पर निर्भर है। जाति जनगणना का भाजपा का समर्थन कर रही एलजेपी ने भी कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए। इसी तरह एक देश एक चुनाव को लेकर एनडीए दलों की राय बटी हुई है। वक्फ बिल पर एनडीए दलों की राय अलग अलग है। इस तरह मोदी सरकार के लिए इन मुद्दों पर समर्थन हासिल करना आसान नहीं होगा। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम ले लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। क्या विपक्ष से मुद्दा हथिया सकेगी मोदी सरकार? गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, यही कि जाति जनगणना पर केंद्र सरकार बहुत जल्दी फैसला ले सकती है, जिससे लगता है कि सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। वैसे इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार और छत्तीसगढ़ की रैलियों में जाति जनगणना कराने से कभी इनकार नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य नेता भी इस संबंध में जो बातें करते रहे हैं वो जाति जनगणना के समर्थन वाले ही रहे। बहरहाल अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा कर कि 2021 से लंबित जनगणना बहुत जल्दी शुरू होगी। यही नहीं, उन्होंने जाति जनगणना कराने के बारे में कहा कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। बता दें कि आखिरी बार देश में जनगणना 2011 में हुई थी। हालांकि सरकार जाति जनगणना कराकर विपक्ष को अचंभित कर सकती है।
पर जाति जनगणना का क्रेडिट बीजेपी ले पाएगी, इसमें संदेह है। जैन साथियों, भारतीय जनता पार्टी और संघ की मानसिकता का खुलासा करने के बाद आज पहली बार भागवत जी सफाई देने के लिए मैदान में उतरे हैं। बार बार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान माना जाता है, लेकिन भाजपा में भागवत जी का संविधान माना जाता है। और भागवत जी का संविधान क्या कहता है? भागवत जी का संविधान कहता है देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी क्या कहते हैं? 50 साल तक देश में राज करेंगे, यानी कि चुनाव खत्म होगा। 400 सीट चाहिए, अरुण गोविल जी कहते हैं 400 सीट चाहिए, मोदी जी कहते हैं 400 सीट चाहिए, लल्लू सिंह जी कहते हैं, ज्योति मिर्धा कहती हैं, आनंद हेगड़े कहते हैं। क्यों? कहते हैं संविधान बदलना है, इसलिए 4 सीट दे दो, 400 सीट दे दो। मेरे मुंह से 4 सीट निकल गया। हो सकता है हकीकत में आप यही कर दें, लेकिन 400 सीट क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि संविधान बदलना है। संविधान बदल के आरक्षण खत्म करना है, वोट खत्म करना है, देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। और ये बात मैं कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, प्रमाण है इसके। 50 साल किस फॉर्मूले के तहत राज करेंगे अमित शाह जी? क्योंकि चुनाव खत्म करना है। सूरत में चुनाव खत्म कर दिया, चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली की, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, देश की कई सरकारों को तोड़ फोड़ करके गिराया। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ फोड़ करके गिराया, तो पूरे देश में चुनाव खत्म कर रहे हैं। नीतीश को जाति गणना मुद्दा बढ़ाने का श्रेय। आपको बता दें कि जाति जनगणना के ध्वजवाहक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे हैं। यूपीए सरकार में इन लोगों ने जाति जनगणना की मांग की थी, जिसे मनमोहन सरकार ने इनकार कर दिया था। बाद में दबाव के चलते यूपीए सरकार ने जाति जनगणना करवाई भी, पर उसकी रिपोर्ट को दबा लिया गया, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। जाति जनगणना के मसीहा सही मायने में नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने सबसे पहले बिहार में न केवल जातियों की गणना कराई, बल्कि उनके रेशियो को ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था भी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, पर लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले से राहुल गांधी ने जाति जनगणना का ऐसा राग अलापना शुरू किया जैसे कांग्रेस ने पहले कभी नहीं किया। तो जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे, तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा, तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में,
और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये इस कराए। बता दें कि कांग्रेस ने CWC में प्रस्ताव पारित कर ऐलान किया था कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि सरकार बनी तो बिहार की ही तरह जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आदरणीय राहुल जी ने कर्नाटका की एक सभा में यह मांग उठाई है कि सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने के कारणों में से यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को ओबीसी और दलित वोटों का हिस्सा कम हो गया। 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी को मिले भारी बहुमत के पीछे इन दोनों समुदायों के वोटों की बड़ी भूमिका रही है। संविधान बदलने के दुष्प्रचार ने पार्टी का बहुत नुकसान किया है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का आइडिया ढूंढ रही थी। अब लगता है कि जाति जनगणना खुद कराकर सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।